हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, फिटफाट होंगे, मजे में होंगे। हम मैं आपके होस्ट, मेरा नाम है मोहम्मद शबान, मेरे साथ हैं जी इब्तिसाम और मैं हूं जी उसामा। लेकिन एक भाई, मैं तुझे हमेशा खुद पहले इंट्रोड्यूस कराता हूं, तूने मुझे गोली करा दी आज यार गोलू भाई भी तो हमारे लिए यार वो उतनी अहमियत रखते हैं। हाँ, तो बाकी आज की वीडियो नेक्स्ट टाइम उन्हीं को अहमियत देंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और इंटरेस्टिंग के साथ साथ फैक्ट से रिलेटेड भी वीडियो होने वाली है। वीडियो होने जा रही है अबाउट कि व्हाई इंडिया इज मोर डेवलप्ड देन पाकिस्तान। उसके पीछे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। उसके पीछे चलो पहले आप बता दें कौन सा रीजन है। ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये तो आप ये देखनी नहीं है, लोगों को देखनी नहीं है फिर। अच्छा, वैसे मुझे लोग यहीं पे छोड़ जाएंगे। मुझे एक चीज समझ नहीं आती कि 90s में पाकिस्तान जो है पॉलिटिशियन, हाँ ठीक है। लेकिन 90s में ऐसा क्या था कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो इंडिया से 10x बेटर थी और ज्यादा थी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी 90s में, और 90s के बाद ऐसा क्या हुआ है, बेड़ा कर हुआ है 20-30 साल में ही हुआ है। हाँ, 90s के बाद ऐसा क्या हुआ है कि इंडिया की इकोनॉमी ऐसे ऊपर गई है और हमारी ऐसे ड्रॉप डाउन हुई है यार। जिसकी तो वीडियो लेकर आया, इसकी मेरा नहीं ख्याल कि मैंने निर्भया केस हुआ था इंडिया में, उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ा। इसने जितनी वीडियोस बनाई है मैंने सारी देखी हैं। ओके, इतना मुझे ये बंदा। तो मेरे ख्याल में वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या रीजन हो सकते हैं। मोहत मंगल की, अब आप में से जौन सा भाई जानता है वो लाजमी कमेंट्स में बताए। बहुत गुड बॉय है यार। इसकी ना मतलब बात बहुत सिंपल रखता है। कुछ महीने पहले इमरान खान ने ये जो है ना अपना ध्रुव राठी, हाँ, वो है बदतमीज, थोड़ा बदतमीजी कर जाता है लैंग्वेज के मामले में। और वो खुल के कह देता है, खुल के अलावा भी वो थोड़ी सी बदतमीजी कर जाता है। ये बंदा ना बड़े ना एक मान मर्यादा दायरे में रह के बात ऐसा ही है भाई। हमारी ये बजाना दे अभी हमारी और कंपेयर करें हिंदुस्तान से बांग्लादेश, हम सबसे सस्ता मुल्क है अभी। और इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान के जीडीपी पर कैपिटा से 1.5 गुना ज्यादा है। पर आज जब हम बहुत आसानी से कह सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से बेहतर कर रही है, एक टाइम था जब हम ऐसा नहीं कह सकते थे। इस ग्राफ को देखिए, 1980 में पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से ज्यादा था, पर 40 साल बाद इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा ऑलमोस्ट 70% ज्यादा है पाकिस्तान से। 1988 से पाकिस्तान IMF के पास गया है 12 बार एक लोन मांगने के लिए। Pakistan has finally managed to secure an IMF bailout, yet another bailout to be frank. और इसी पीरियड के दौरान इंडिया IMF के पास बस एक बार गया। पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 1988 के पहले मुफ्ता इस्माइल ने ये बात की थी पाकिस्तान एक्सपीरियंस शो में, और बड़ी लंबी डिबेट है। अगर किसी ने मतलब ये किस बारे में हुई थी डिबेट? ये बात हुई थी कि भाई IMF के पास हमें क्यों जाना पड़ता है हर बार। किससे रिलेटेड था कि भाई लोन है, एक दफा ले लिया, 2 दफा ले लिया, अब लोन को उतारने के लिए तुम लोन लेते रहोगे। ऐसे ही कौन सी इकोनॉमी है? स्टार्ट करो इससे। पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर कर रहा था इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पर, और ये सच है। 1960 से 1980s के दौरान पाकिस्तानी इकोनॉमी इंडिया से ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही थी। इनफैक्ट 1980s में पाकिस्तान के एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ग्रोथ थी और उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बहुत कम थी। पर आज सिचुएशन बहुत अलग है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीरियसली जो आपके मिनिस्टर्स जो है इस तरह दे रहे हैं ना, ये तो लोगों को चाहिए कि बोले ज्यादा खर्च करो। ज्यादा खर्च करेंगे इकोनॉमी में पैसा जाएगा। ये तो उल्टा वो कह रहा है कम खर्च करो, सब अपनी जेब में पैसे रख के बैठ जाएंगे, मुल्क तो बंद हो गया फिर। हाँ, ऐसा ही है। पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से 40 गुना ज्यादा है। और कई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पर भी इंडिया पाकिस्तान से आगे है। और इंडिया ही नहीं, बांग्लादेश, जिसकी 1971 में पाकिस्तान की इनकम के आधे से भी कम थी, अब वो एक्सपोर्ट्स, एजुकेशन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी में पाकिस्तान से आगे है। तो एक समय पाकिस्तान की इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी से आगे थी, पर अब सिचुएशन बहुत अलग है। तो ऐसा हुआ क्या जिसकी वजह से अब पाकिस्तान इतना पीछे है इंडिया से? इसी के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। यार रिसर्च बड़ी डाइट है। इस चीज को समझने के लिए हमें 1947 के पहले जाना होगा, जब ये दोनों देश एक थे। ये कुछ फोटोज हैं बंगाल फैमिन से, जो 20वीं सदी का सबसे भयानक डिजास्टर्स में से एक था, जिसकी वजह से 30 लाख लोग मारे गए थे। उस समय अंग्रेजों ने कहा था कि ये एक अनअवॉइडेबल नेचुरल डिजास्टर था, पर आज कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये डिजास्टर अंग्रेजों की वजह से ही हुआ था, क्योंकि उस समय इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई थी। इस चीज के लिए जिम्मेदार अंग्रेजों की पॉलिसीज भी थी, जिसकी वजह से जरूरी रिसोर्सेज गरीब इंडियन से छीनी जा रही थी, ताकि ब्रिटिश और अमेरिकन सोल्जर्स अपनी वर्ल्ड वॉर लड़ सके। ये एक उदाहरण है जो हमें बताता है कि अंग्रेजों के दौरान
दौरान इंडिया और पाकिस्तान को किस चीज से गुजरना पड़ा था। 1900 से 1947 के दौरान इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ बस करीब 1% थी हर साल की। इसके पीछे कारण था कि इंडिया की इकोनॉमी उस समय मोस्टली एग्रीकल्चरल थी और इसके बावजूद अंग्रेजों ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट करी थी इंडिया की एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। अंग्रेजों ने इंडियंस की ह्यूमन पोटेंशियल पर भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट्स करी, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर में बहुत कम पैसा डाला गया, जिसकी वजह से दुनिया में इंडिया की लिटरेसी रेट सबसे कम में से एक थी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 40 साल के बीच थी। जिसकी वजह से जब दोनों देशों को इंडिपेंडेंस मिली तब दोनों सरकारों की जिम्मेदारी थी कई सालों की स्लो ग्रोथ रेट को चेंज करने की। कई पॉलिसीज दोनों साइड में बहुत सिमिलर थी। दोनों ही देशों की इकोनॉमीज में सरकार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल प्लानिंग। सरकार सब डिसाइड करती है कि किसको क्या करना चाहिए, जबकि कैपिटलिज्म में सरकार डिसाइड नहीं करती बल्कि मार्केट्स डिसाइड करती हैं। पर लेट 1950s के बाद पाकिस्तान में कुछ चीजें ऐसी होने लगी जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी इंडिया से बेहतर करने लगी। क्या थी ये चीजें? लियाकत अली खान से लेकर फिरोज खान नून तक अपने इंडिपेंडेंस के पहले 11 साल में पाकिस्तान के 7 प्राइम मिनिस्टर्स थे। ये सिलसिला थमा 1958 में जब आयूब खान ने एक मिलिट्री रूल इम्पोज किया। सारे मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया है। अब चाहे इस मिलिट्री रूल के पॉलिटिकल अच्छा, अपने कंट्रीज में मार्शल लॉ भी तो काफी दफा लगी हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमीज काफी ड्रॉप डाउन होती है यार। अप भी जाती है, डाउन भी जाती है, लेकिन मोस्टली हमारे जितने भी लगे उसमें डाउन ही गई है। आगे वीडियो देखो पता चलेगा। कॉन्सिक्वेंसेस इतने अच्छे नहीं थे जिनके बारे में हमने एक पिछले वीडियो में बात करी थी। पर आयूब खान के रूल में एक पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए गोल्डन पीरियड कहा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से 1960s ये भी मार्शल लॉ लगा था ना के दौरान पाकिस्तान की इकोनॉमी तेज गति से बढ़ी। इस पीरियड के दौरान सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर और हेवी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट की। इस समय के सही हो, लॉन्ग टर्म विजन हो, भले वो किसी भी मतलब आर्मी से हो या फिर कैपिटलिज्म हो या मैटर नहीं करता, कोई भी जमहूरियत हो या डेमोक्रेसी हो या फिर चाइना में कम्युनिज्म हो, कुछ भी हो, लीडर टॉप पे सही है, नीचे निजाम यस चलते हैं। उसके नीचे वाले जो बंदे काम करने वाले वो भी ठीक होने चाहिए। चाइना में देखो कैपिटलिज्म है, इंडिया में डेमोक्रेसी है, और जो सा बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे ना वो है फौज का कंट्रोल है, जैसे ओपनली है, क्यूबा वाली साइड पर था अभी वेनेजुएला, सारा कुछ आर्मी हैंड ओवर कर, मतलब कि अगर ऊपर वाली कमांड ठीक है तो और नीचे ऑटोमेटिकली चीजें बेहतर होना शुरू हो जाती है। ऐसा ही है। पाकिस्तान को अपनी पहली ऑयल रिफाइनरी मिली, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई और कई और हेवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी स्टार्ट हुई। इस समय के दौरान पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 8.5% थी, जो पाकिस्तान के इतिहास में मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ सबसे हाईएस्ट थी। इस समय पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन भी स्टार्ट हुआ। इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से इंडिया को भी इंस्पिरेशन मिला था। पाकिस्तान ने वाटर रिसोर्सेज, मैकेनिकल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स और बेहतर राइस और व्हीट सीड्स में इन्वेस्टमेंट्स करी, जिसकी वजह से 1960s में पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट 5% से ज्यादा थी। अपने बजट को ढंग से मैनेज करना कंट्रीज के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि हमारे लिए भी बहुत जरूरी होता है। कई बार हम एक्स्ट्रा खर्चे कर देते हैं और बाद में पछताते हैं, और इस चीज के लिए आपको हेल्प करेगा वन कार्ड, एक वर्ड सकते हो अपनी क्रेडिट में लिंक है, जैसे आप 80 यूनिट से जो टेक्सटाइल ब्लीचिंग, प्रिंटिंग और प्रोसेसिंग कर रहे थे। ये यूनिट्स कराची में भी थे और पंजाब में भी। इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स भी बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, स्पेशली टेक्सटाइल्स, जिसकी वजह से कई लोगों के बीच एक बहुत बड़ी उम्मीद थी पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, और कई देश पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहते थे। ये चीज हमें देखने को मिली कोल्ड वॉर के दौरान, जब पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि वो यूएस को सपोर्ट देंगे सोवियत यूनियन और यूएस के बीच कोल्ड वॉर के दौरान। इस सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले यूएस से। जैसे इस चार्ट को देखिए, जहां आप देख सकते हैं कि 1960s के दौरान पाकिस्तान को कितना एड मिला यूएस से। यूएस के अलावा कई मिडिल ईस्ट देशों ने भी पाकिस्तान को कई करोड़ों रुपए दिए सपोर्ट के लिए। ये हैं राजा जी, जो एक टाइम पर जवाहरलाल नेहरू के दोस्त थे, पर 1960s में उनके सबसे बड़े क्रिटिक बन गए, क्योंकि जहां राजा जी चाहते थे कि इंडिया की इकोनॉमी खोल दी जाए, जवाहरलाल नेहरू इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल चाहते थे। अब जहां आयूब खान के रूल में पाकिस्तान की इकोनॉमी ट्रेड कर रही थी और एक्सपोर्ट कर रही थी दूसरे देशों के साथ, वही इंडिया की इकोनॉमी और बंद हो रही थी। इंडिया की सरकार ने एक्सपोर्ट्स कम कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने ऐसी ट्रेडिंग पॉलिसी अपनाई फेडरल से जॉनसन फंड नहीं मिल रहे, उसका फड्डा चल रहा होता है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। 1960s में इस ट्रेडिंग पॉलिसी, इवन के कराची की तो हर चीज के इलेक्ट्रिक तक इलेक्ट्रिक, उसके बावजूद भी बहुत सारे फिर ना मसले हैं। की वजह से इंडिया की ग्रोथ बहुत कम थी। इंडियन सरकार का आइडिया था कि वो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पहले हमारा कैपिटल कराची होता था ना, पहले कैपिटल कराची था, बाद में इस्लामाबाद इसको शिफ्ट किया गया। सब्सिडीज, पता नहीं रीजन क्या था इसके पीछे, और दूसरी रिस्ट्रिक्शंस अपनाई, जिससे ना बिजनेसेस इंपोर्ट कर सकते और ना अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते। वही ये माना जाता था कि पाकिस्तान में बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि आपको मिलिट्री जनरल की हाँ ही चाहिए।
जबकि इंडिया में कुछ भी काम करवाने के लिए या फिर एडवाइस देने के लिए भी आपको कई बाबुओं से मिलना पड़ता है। इन्हीं प्रॉब्लम की वजह मिलिट्री जनरल यहाँ पे हर शहर में हर फैक्ट्री के पास थोड़ी बैठा होगा बताने के लिए। ये ओवरऑल ये एक गलत इनके माइंड में ना, ये गलत चीजें लाई हैं। हाँ। एक जर्नल है ना, या एक टॉप लीडरशिप है, वो हर सिटी में हर जगह पे थोड़ी बैठी हुई है। हाँ, और काफी सारे बंदे हैं भाई पीछे नीचे वाले ना। 1960 से 1980 तक पाकिस्तान की ग्रोथ रेट थी 6%, इंडिया की ग्रोथ रेट थी 4%। पर 1970s में कुछ हुआ, इसी वजह से ये सिचुएशन चेंज हो गई। Having created an unmanageable situation entirely through his own folly, General Yahya Khan was now about to pull the roof down on himself. The Pakistanis suffered heavy casualties. A new nation was born. उस समय पाकिस्तान के दो बड़े हिस्से थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, जहाँ कई टेक्सटाइल मिल्स जिससे पाकिस्तान का फायदा हो रहा था वो ईस्ट पाकिस्तान में थे, पर उस पैसे के खर्चे ईस्ट पाकिस्तान में नहीं बल्कि वेस्ट पाकिस्तान में डाले जा रहे थे। अयूब खान के 10 साल के रूल के बाद जहाँ वेस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 500 रुपए थी, ईस्ट पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम करीब 300 रुपए थी। इसके अलावा अयूब खान ने कई ऐसी ट्रेड पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट करी जिससे ईस्ट पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। जैसे जहां वेस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स ईस्ट पाकिस्तान में आसानी से बेचे जा सकते थे, ईस्ट पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाया जाता था वेस्ट पाकिस्तान में बेचने के लिए। इसका मतलब था कि ईस्ट पाकिस्तान में आप कुछ भी बेच सकते थे, पर वेस्ट पाकिस्तान में आपको लोकल प्रोडक्ट्स ही मोस्टली मिलते। और ये बस एक ही कारण था, ऐसे और कई कारण थे जिसने दिखाया कि कैसे वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पर डोमिनेट कर रहा था। जैसे लैंग्वेज, no doubt that state language of Pakistan is going to be Urdu and no other language. इन कारणों की वजह से ही ईस्ट पाकिस्तान में एक रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। वेस्ट पाकिस्तान में भी जुल्फिकार अली भुट्टो अयूब खान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। It is better than the country being led towards a civil war, which Ayub Khan was engineering. जिसके बाद अयूब खान पावर से चले गए और उनको रिप्लेस किया गया याया खान ने। और उसके बाद जो हुआ, उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को और पीछे धकेल दिया। 1970 में एक बहुत बड़ा साइक्लोन आया ईस्ट पाकिस्तान में, जिसकी वजह से एक रात में करीब 5 लाख लोग मारे गए। पर वेस्ट पाकिस्तान की लीडरशिप ने बंगालीज को बचाने के लिए ज्यादा कुछ किया नहीं, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के लोग इतना तंग आ गए थे कि ईस्ट पाकिस्तान के इलेक्शंस में याया खान बहुत बुरी तरह हार गए। पर याया खान ने ये हार मानी नहीं, उल्टा उन्होंने कहा कि ये हार फेक न्यूज की वजह से है। उन्होंने आर्मी भेजी ईस्ट पाकिस्तान में और एक जेनोसाइड स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से लाखों बंगाली रेफ्यूजीज इंडियन बॉर्डर को क्रॉस कर गए और इंडियन सरकार डायरेक्टली इस जंग में इन्वॉल्व हो गई। 1971 में फिर बांग्लादेश को इंडिपेंडेंस मिली। अब इतनी बड़ी वॉर की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा झटका लगा। इस जंग की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट एस्टिमेट करी जाती है करीब $10 बिलियन पर। इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इस जंग की वजह से पाकिस्तान ने अपना ग्रोथ इंजन खो दिया था, और ये ग्रोथ इंजन था बांग्लादेश। ईस्ट पाकिस्तान के सी ट्रेड रूट की वजह से ही पाकिस्तान दूसरे देशों के साथ ट्रेड कर पाता था। 1971 से पहले पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश यानी कि ईस्ट पाकिस्तान में था, जहां बंगाली लोगों ने अपनी जूट फैक्ट्री सेटअप करी थी। इस जंग के बाद पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की लीडरशिप में आ गया और फिर पाकिस्तान एक सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ने लगा, जिसका मतलब था कि बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस कंपनीज और कई और इंडस्ट्रीज पूरी तरह नेशनलाइज हो गई। और जब सरकार ने इन सारी इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल ले लिया तो इकोनॉमी और भुगतने लगी। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पूरी तरह गिर गई और फॉरेन इन्वेस्टर्स देश छोड़कर चले गए। पाकिस्तान की कई बड़ी इंडस्ट्रियल फैमिलीज फिर पाकिस्तान छोड़ गई, जैसे दाऊद्स यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, साइगोल्स मिडिल ईस्ट और हबीब्स यूरोप पर फोकस करने लग गए। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसे रिसर्च ड्रिवन वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ग्रो कर सकें और हम ऐसे ही कंटेंट बना सके। जहां 1960s में पाकिस्तान बहुत ग्रो कर रही थी, 1970s में उनकी इकोनॉमी तहस नहस हो गई। 1972 से 1977 में पाकिस्तान ने एक बहुत बुरी इन्फ्लेशन फेस करी, जहां हर साल दाम 15% तक बढ़ रहे थे। अब इंडिया में भी इंदिरा गांधी ने कई बिजनेसेस नेशनलाइज कर लिए थे, पर फॉर्चुनेटली इंडिया इस चीज से जो इन्फ्लेशन रेट है वो 20% के आसपास है, ज्यादा है। हर साल मतलब 20% से प्लस में मतलब चीजें महंगी होती हैं। ऐसा ही है। कवर कर पाया, पर पाकिस्तान नहीं। फिर दूसरी समस्या थी पॉलिटिकल और सिक्योरिटी। बात तो वही है ना कि जितने % मर्जी लगते हैं, मसला तो हमारे लिए ना, आम आवाम के लिए। हमने टैक्सेस देने हैं ना यार। जैसे 1977 में पाकिस्तान में एक और मिलिट्री कू हुआ। ये कू किया था मोहम्मद जिया उल हक ने, जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को अरेस्ट करवाया और उनको जेल में डाल दिया और 2 साल बाद उनको फांसी पर चढ़ा दिया। पर जिया उल हक का रूल पाकिस्तान के लिए अच्छा भी था और बुरा भी, क्योंकि जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार ने प्राइवेट सेक्टर पर सरकार का कंट्रोल बढ़ा दिया था, जो जिया उल हक ने कम करने की कोशिश करी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए। पर दूसरी चीज जो जिया उल हक ने करी वो थी पाकिस्तान इकोनॉमी में इस्लाम को बढ़ावा देना, जिसको बुलाया गया इस्लामाइजेशन। I will bring back the Islamic values. I will venture for the Islamization of laws.
बांग्लादेश के बनने के बाद जिया उल हक मानते थे कि इस्लाम बहुत जरूरी है पूरे देश को यूनाइट करने के लिए, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान इकोनॉमी को भी इस्लाम की तरह सेटअप करने की कोशिश करी। जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री सरकार बैंक्स के बैलेंसेस से 2.5% काटने लग गई और गरीबों में बांटने लग गई ज़कात कमेटीज के द्वारा। इस इस्लामाइजेशन के जरिए जिया उल हक मिडिल ईस्ट देशों के साथ अपने रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते थे, भाई, लेकिन काम भी किया। लेकिन बात यह है कि ये इन्होंने ठीक किया था। वजह पता क्या है? बैंक तो हमसे तो हर साल 2.5% ले ही लेता है, वो आगे देता नहीं है किसी को, तो गवर्नमेंट ले लेना उससे अच्छा ही है, उसने हमसे तो लेना ही लेना है बैंक। ऐसे ही है, तो चलो हमें भी पता चलेगा कोई किसी खाते में तो जा रहा है, गरीबों तक तो जा रही है ना। कई पाकिस्तानी मिडिल ईस्ट में काम करने लग प्राइवेट बैंक अपनी जेब में डाल पैसा पाकिस्तान वापस भेजने लग गए। इन पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी भी इंप्रूव हुई और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम हो गई। पर इस इस्लामाइजेशन का एक बुरा इम्पैक्ट भी पड़ा, जो हमें देखने को मिला 1979 में, जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया। एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इसके रिस्पॉन्स में इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या चीज जो ये रशिया ने अफगानिस्तान के अंदर वो किया था, इन्वेड किया था। रशिया और अफगानिस्तान की जंग थी, पाकिस्तान बीच में ना ऐसे रगड़ा खा गया। ओके, इसका तो ये यानी कि दो मुल्कों के ताल्लुकात खराब हो गए उस टाइम से। ये हुआ उस टाइम, अगर हम ना उसमें होते ना तो वो ज्यादा बेहतर था हमारे लिए। ये जो हमारे इधर बॉम्ब ब्लास्ट और धमाके शमाके उतरे, वो सारा कुछ उसी चक्रों में था। ओके, पैसे भेजे सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ने के लिए, पर पाकिस्तान ने एक अहम रोल प्ले किया इन मुजाहिदीन फाइटर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब इस सपोर्ट का इम्पैक्ट पाकिस्तान को डायरेक्टली भी झेलना पड़ा। अफगानिस्तान में ये वॉर खत्म हुई 1989 में और उसके बाद पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उलट पुलट होती रही। 1988 में जिया उल हक मारे गए और फिर 1999 में परवेज मुशर्रफ ने एक और कू किया और 1988 और 99 के बीच पाकिस्तान की 9 सरकारें थी। जिया उल हक की इस्लामाइजेशन का इम्पैक्ट पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर भी पड़ा। कई रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज क्रिएट हुई जो एक दूसरे से कम्पीट करती, ये दिखाने के लिए कि कौन इस्लाम को सपोर्ट कर रहा है। इस चीज की वजह से वायलेंस बढ़ा पाकिस्तान में और पाकिस्तान कभी अपनी इकोनॉमी पर फोकस कर ही नहीं पाया। फिर लक्ष्य की वजह से पाकिस्तानी इकोनॉमी में दो चीजें करोगे, पर यूनाइटेड नेशंस ने कहा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री पाकिस्तान की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर है। फौजी फाउंडेशन और आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट दो मिलिट्री बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके करोड़ों में प्रॉफिट्स हैं। दूसरा मुद्दा था कि पाकिस्तान डीएचए किसका है? वो डेफिनेटली बात है आर्मी का ही है, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। अच्छा, और क्या इंडिया उधर भी है, कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद डीएचए तो हर सिटी में है, बावलपुर में, मुल्तान में, हर जगह डीएचए। कुछ बिजनेसमैन डोमिनेट करने लग गए जो पाकिस्तानी सरकार थे। जैसे ये है जहांगीर तरीन, पाकिस्तान के बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसेस में से एक, जिनका एक बहुत अहम रोल था इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बनाने का। अगर गेस कर सकते हैं उनका भाई ये बिल्कुल एग्जैक्ट चीजें बता रहे हैं। ये मेन बिजनेस क्या है? चीनी। हाँ, चीनी, शुगर पाकिस्तान की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज में से एक है और मानो हर पॉलिटिशियन इस इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। इनफैक्ट करंट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और उनके भाई की भी बड़ी इन्वॉल्वमेंट है इस इंडस्ट्री में, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सरकार कई पैसे खर्च करती है इन शुगर मिल्स को सब्सिडीज देने के लिए, जबकि ये पैसा भी है इनसे कोई लेना देना क्या? नो आइडिया। ऐसा दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज हो सकता है। और बॉर्डर के उस पार ऐसा नहीं था कि प्रॉब्लम्स नहीं थी। इंडियन इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल में थी। 1980s में इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई और सिख जेनोसाइड भी हुई। और इस पूरे टाइम के दौरान इंडियन इकोनॉमी एक लाइसेंस राज पर थी, जहां एक छोटा सा काम करवाने के लिए भी आपको कई सरकारी कर्मचारियों से मिलना पड़ता। इस वजह से कई कंपनीज बंद भी हुई। जैसे 1977 में कोका कोला इंडियन मार्केट को छोड़ के चली गई जब सरकार ने उनको अपना कॉन्सेंट्रेट इंपोर्ट करने के लिए लाइसेंस नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनीज को काम करने के लिए करीब 80 सरकारी एजेंसी से बात करनी पड़ती। इसी वजह से कुछ ही कंपनीज हमारी इकोनॉमी को डोमिनेट कर रही थी, जैसे एयर इंडिया एविएशन में, दूरदर्शन टीवी पर और हिंदुस्तान मोटर्स गाड़ियों में। एम्बेसडर क्लासिक takes on anything. इन्फोसिस के नारायण मूर्ति ने एक बार कहा कि अमेरिका से कंप्यूटर इंपोर्ट करने के लिए उनको 3 साल लगे और 50 बार सरकारी ऑफिसेज में जाना पड़ा। पर ये चेंज हुआ 1991 में और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने एक बजट प्रेजेंट किया जिसने इंडियन इकोनॉमी का पूरा रूप बदल दिया। We have to accept the need for restructuring and reform if we are to avoid an increasing marginalization of India in the evolving world economy. इंडियन इकोनॉमी खोल दी गई, जिसका मतलब था कि कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से एक कंपनी खोलना आसान हो गया और चीजों के दाम भी कम हो गए। जहां 1990 में इंडिया की पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से कम थी, 20 सालों के अंदर ये पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान से ज्यादा। इस चीज से हमें सीख मिलनी चाहिए कि इंडिया इतना डेवलप कर पाया क्योंकि हमारा फोकस रिलीजन या फिर जियोपॉलिटिक्स पर नहीं था, बल्कि हमारा फोकस था इकोनॉमी पर, जहां हमारे लीडर्स बात करते रहे कि कैसे
से इंडियन इकोनॉमी को और ओपन करना चाहिए। पाकिस्तान की इकोनॉमी अभी भी बहुत हद तक मिलिट्री के कंट्रोल में है, पर इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। हमारी डेवलपमेंट तब तक होगी जब तक इकोनॉमी फोकस में रहेगी। और ये ओके जी, ये हमारी वीडियो ऑलमोस्ट यहाँ पे एंड हो चुकी है, लेकिन यार काफी सारी चीजें ऐसी थी जिसका मुझे भी आइडिया नहीं था। 95% तक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन थी। और यार ये जहांगीर तरीन तक पहुंचा कैसे, वही बता रहा हूँ। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तो समझ आते हैं। अब जहांगीर तरीन कुछ इतना यानी कि ना खुद के कभी वो पॉलिटिशियन के तौर पे सामने आए हैं, कोई वीडियोस हैं, बड़ी टाइट रिसर्च की है यार इस पर, और एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि भाई शुगर मिल्स हैं उनकी, वाकई शुगर मिल्स हैं भाई। तो और ये चीज नहीं मुझे पता था कि गवर्नमेंट का भी उसमें कोई खाता है। मुझे लग रहा था जस्ट ये जहांगीर तरीन ही ऑपरेट कर रहे हैं जस्ट। बिल्कुल इसी तरह। ओवरऑल ये वीडियो आपने लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी। इस तरह की रिसर्च ड्रिवन या फिर मतलब थोड़ी सीरियस वीडियोस हमें लानी चाहिए या नहीं, क्योंकि यार वो तो अब इस वीडियो को देखते देखते कई दफा ना बंदा बोर भी हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब हमें अच्छी ज़ाहिर बात नहीं है कि हमें अच्छी लग रही है तो आपको भी अच्छी लगेगी। लेकिन ये आपने व्यूज बताना है, आपके व्यूज मैटर करते हैं कि आप क्या सोचते हैं इन वीडियोस के बारे में। और आपकी मतलब कि हम वीडियो बनाते रहे और कोई देखे ना तो उसका कोई तो फायदा नहीं है। इसीलिए हम रेलेवेंट टॉपिक्स और जो चीज आप देखना चाहते हैं उसी के ऊपर लाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप कमेंट्स में ना बताया करें कि कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए। तो मोटा मोटा यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा यार। मतलब मेन हमें बताएं, कमेंट सेक्शन में। टिल देन टेक केयर जी।